हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मास की हेल्प से हम बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स फिजिक्स में वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मास का सिग्निफिकेंस आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आपको सेंटर ऑफ मास यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं आपके फ्रंट में। और डियर स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मास हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का भी डिसाइड करते हैं और सेंटर ऑफ मास कॉन्टिन्यूअस बॉडीज का भी हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा लेक्चर सेंटर ऑफ मास पर इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा और अपकमिंग लेक्चर्स में हम आपको डिफरेंट कॉन्टिन्यूअस बॉडीज का भी सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना सिखाएंगे। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में कैपिटल लेटर में COM भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग कुछ इस टाइप से बुक में लिखा हुआ देखते होंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मास का इंट्रोडक्शन सबसे पहले सुनेंगे बहुत ध्यान से। सेंटर ऑफ मास किन्हीं भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का भी आप निकाल सकते हो और किन्हीं भी कॉन्टिन्यूअस बॉडीज का भी सेंटर ऑफ मास आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास रियलाइज करेंगे कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स, सपोज कर लें कि आपके पास कोई बॉडी है और वह कई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर के बनी। ठीक है, सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये कोई बॉडी है। ठीक है, और यह कई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, अगर इस बॉडी को यहां से कुछ डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन तो आप बिल्कुल जानते हो कि आप क्या करो, इन सभी पार्टिकल्स पर कुछ फोर्स एक्सर्ट कर दो। इन सभी पार्टिकल्स पर, जिन पार्टिकल्स से मिलकर के ये बॉडी बनी है, इन सभी पार्टिकल्स पर इंडिविजुअल फोर्स अप्लाई करो। ठीक है, तो यह बॉडी या कह सकते हो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कुछ डिस्टेंस तक डिस्प्लेस हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये मेथड तो आपको ऑलरेडी क्लियर था, ये मेथड आपको पहले से भी आपको पता रहा होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको एक दूसरा वे भी बता रहे हैं कि इस बॉडी को यहाँ से डिस्प्लेस करने का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप इन सभी पार्टिकल्स पर इंडिविजुअल फोर्स ना अप्लाई करके यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट ऐसा होगा कि जिस पर आप इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट अप्लाई कर दो तो यह बॉडी उतना ही डिस्प्लेस होगी जितना कि आप इन सभी पार्टिकल्स पर इंडिविजुअल फोर्स अप्लाई किए थे तब डिस्प्लेस हुई थी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को फिर से रियलाइज करेंगे, फिर से सुनेंगे। हमने आपसे कहा कि आप चाहे इन सभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर इंडिविजुअल फोर्स अप्लाई करके इस बॉडी को यहाँ से डिस्प्लेस कर दो, या इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को यहाँ से डिस्प्लेस कर दो, या एक पॉइंट ऐसा ढूंढ लो कहीं पर जिस पॉइंट पर आप इन सभी फोर्सेस का जो फोर्स आप इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स पर अप्लाई कर रहे थे, इन सभी पार्टिकल्स पर जो अप्लाई किए हुए जो फोर्स, उन फोर्सेस का सम निकाल लो या रिजल्टेंट कर लो, और वह रिजल्टेंट फोर्स उस पॉइंट पर अप्लाई कर दो, तब भी ये बॉडी उतना ही डिस्प्लेस होगी। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, सभी बॉडी में, ऑल बॉडीज में या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में एक पॉइंट हमेशा ऐसा होता है कि जिस पर उस होल बॉडी का या उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का
होल मास कंसंट्रेट होता है। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स इसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी और सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, आई होप आपको रियलाइज हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स इसका दूसरा एग्जाम्पल रियलाइज करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल फील करेंगे। जैसे सपोज कर लें कि हमारे पास कोई बॉल है, ठीक है, क्रिकेट में जो यूज की जाती है, जिस बॉल से हम क्रिकेट खेलते हैं, सपोज कर लें कि हमारे पास कोई बॉल है और उस बॉल को हम विद द हेल्प ऑफ फिंगर रोटेट करते हुए ऐसे, या कह सकते हो कि स्पिन मोशन करते हुए, ठीक है, यहाँ फिंगर से अगर उसको हम रोटेट करके इस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हम थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। हमने क्या कहा, हमारे पास कोई बॉल है, ठीक है, उस बॉल को हमने स्पिन मोशन करते हुए वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स उस बॉल के सरफेस पर अगर हम कोई पॉइंट सपोज कर लें, उस बॉल के पूरे सरफेस पर कहीं भी एक हम कोई पॉइंट सपोज कर लें, तो हम देखेंगे क्योंकि हमने यहाँ से बॉल को स्पिन करके फेंका है, ठीक है, या फिंगर से रोटेट करके फेंका है, तो डियर स्टूडेंट्स उसके सरफेस पर जो पॉइंट मानोगे, उस पॉइंट का जो मोशन होगा वह बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। लेकिन डियर स्टूडेंट्स इस कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ से दूर करने के लिए आप सोचो तो आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, उस बॉल का जो पॉइंट जिसको आप सेंटर ऑफ मास बोलते हो, वह हमेशा स्ट्रेट लाइन में वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। डियर स्टूडेंट्स आप बॉल को स्पिन करके भले ही थ्रो कर रहे हो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इस बॉल के सरफेस पर जो पार्टिकल आप सपोज करोगे, या इस बॉल के सरफेस पर कहीं भी कोई पॉइंट सपोज कर लो, तो उस पॉइंट का मोशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा। बट जहाँ पर सेंटर ऑफ मास, जहाँ पर इसका होल मास कंसंट्रेट होता है, वह डियर स्टूडेंट्स आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल रियलाइज कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। जैसे बॉल को आप किसी दूसरे फील्डर के हाथ में थ्रो करो, ठीक है, तो बॉल के सरफेस पर अगर कोई किसी पार्टिकल के मोशन का डिस्कशन करो, तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा किसी पार्टिकल के मोशन का डिस्कशन करना किसी बॉल के सरफेस पर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर इस बॉल का होल मास कंसंट्रेट होगा, ठीक है, और वह ऐसे आप बॉल को थ्रो करते हो तो उस पॉइंट का जो पाथ होगा वह पैराबोलिक होगा, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का सिग्निफिकेंस आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, आपको रियलाइज हो रहा होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास आपके किसी भी बॉडी का या किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर उस होल बॉडी का या उन सभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के मास का जो सम होता है उस पर कंसंट्रेट होता है, ठीक है। इसीलिए हम सभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर इंडिविजुअल फोर्सेस ना अप्लाई करके इन सभी फोर्सेस का सम या रिजल्टेंट इस पॉइंट पर अप्लाई करें तो सेम डिस्प्लेसमेंट होगा इस बॉडी का, उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, सेम होगा जितना कि आप इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर आप अलग अलग फोर्सेस अप्लाई करके इनका डिस्प्लेसमेंट किए थे, इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किए थे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स
आइए अब हम आपको सिखाते हैं कि हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास हम आपको सिखाते हैं कि आप किन्हीं दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास कैसे डिसाइड करते हो, किन्हीं दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कैसे डिसाइड करते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम डिस्कशन करेंगे फॉर टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। फॉर टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम सपोज कर लेते हैं लेट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इज स्मॉल डी। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये कोई दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है। पहले का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन डिसाइड करनी है। इन दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का कहाँ पर इसकी पोजीशन होगी सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि किसी पॉइंट पर हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर कहीं इसका सेंटर ऑफ मास है। इसका सेंटर ऑफ मास हम यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं और यहाँ से इसका डिस्टेंस हम r1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस हम r2 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, r1 डिस्टेंस जो होता है, जो सेंटर ऑफ मास माने हो, सेंटर ऑफ मास से जो फर्स्ट पार्टिकल जो आपका है यहाँ पर जिसका मास m1 है, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस r1 माने हो, तो यहाँ पर r1 जो होता है या जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सेंटर ऑफ मास या डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास r1 हमेशा फ्रॉम सेंटर ऑफ मास जिसको आप r1 माने हो, यहाँ पर दैट इज r1 कर सकते हो, r1। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर r1 अभी हम बाद में आपकी फ्रंट में यहाँ पर नोट करेंगे, इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आपसे क्या बोला है, ये जो r1 होता है या r होता है यह हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप r1 के लिए यहाँ से आपका रिजल्ट या वैल्यू या इस कॉन्सेप्ट से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, r1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1। सिमिलरली r2 इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m2। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लिख सकते हो डायरेक्टली, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करके दोनों में ही सेम कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपका कांस्टेंट कुछ मान लो, अगर चाहो तो k मान सकते हो, तो 1/m1 हो जाएगा और यहाँ पर भी सेम कांस्टेंट आएगा। इन दोनों को अगर हम यहाँ से r1 और r2
आपको दो वैल्यू मिल जाएंगी और यहाँ से हम वैल्यू निकालें या रेशियो निकालें R1 बाई R2 की, तो हमको वैल्यू मिलेगी, यहाँ से हमको वैल्यू या रिजल्ट जो मिलेगा क्या मिलेगा, R1 बाई R2 इज इक्वल टू M2 बाई M1। ठीक है, यहां से हम कह सकते हैं कि M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहां से ये वैल्यू कैसे आई, R1 बाई R2 इज इक्वल टू M2 बाई M1, यहाँ पर वेरी सिंपल है। आप कोई कांस्टेंट सपोज कर लो, यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिखे हैं। आप क्या करो कि R1 इज इक्वल टू K बाई M1 कर लो, R2 इज इक्वल टू K बाई M2 कर लो। ठीक है, अब यहाँ से R1 बाई R2 इज इक्वल टू, आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको यही मिलेगा M2 बाई M1। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2 आपका रिजल्ट हो गया। इसमें आप R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करो तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, आइए हम देखते हैं। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, R1 इज इक्वल टू या M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2 है। ठीक है, अगर ये होल डिस्टेंस D है, अगर इस डिस्टेंस को हम R1 मान लें तो यहाँ से R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, D माइनस R1 हो जाएगी। ठीक है, तो आइए यहाँ से हम पहले, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम 1 टाइम्स R1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं और नेक्स्ट टाइम R2 की, तो आइए देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2 आपको क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, अगर ये डिस्टेंस हम R1 सपोज कर लेते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D माइनस R1 हो जाएगी। ठीक है, इफ R1 is known, या डियर स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली यहाँ पर नोट कर देते हैं, ये डिस्टेंस R1 है तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा R2 माइनस D माइनस R1, ये डिस्टेंस आपका हो गया D माइनस R1 है ना। अब यहाँ से ये वैल्यू रख दोगे तो यहाँ से M1 R1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, इसलिए हम R1 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो R1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा M2 D माइनस R1। R2 की वैल्यू, ये होल डिस्टेंस D है तो यहाँ से D माइनस R1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया M1 R1 इज इक्वल टू M2 D माइनस M2 R1। ठीक है, यहाँ से M1 R1 प्लस M2 R1 इज इक्वल टू M2 D। यहाँ से अगर हम R1 कॉमन कर लें तो M1 प्लस M2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा M2 इंटू D, और R1 इज इक्वल टू M2 इंटू D अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू हमको मिला, R1 इज इक्वल टू हमको मिला M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू D। ये हो गया हमारा पहला रिजल्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली यहाँ से आप R2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ से हम R2 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। R2 की वैल्यू निकालने के लिए अगर ये डिस्टेंस आप R2 माने हो, तो ये डिस्टेंस R2 माने हो और ये पूरी की पूरी डिस्टेंस D है, तो R1 कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा D माइनस R2 है ना। अब यहाँ से M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। अब की बार हम R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो R2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी। यहाँ से हमने R1 की वैल्यू निकाला है, तो यहाँ से M1 R1 की वैल्यू अब की बार आपकी क्या हो गई, D माइनस R2 इज इक्वल टू M2 R2। ठीक है, तो M1 D माइनस M1 R2 इज इक्वल टू M2 R2। तो M1 D इज इक्वल टू M1 R2 प्लस M2 R2।
ठीक है। तो यहाँ से अगर हम R2 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2, ठीक है। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी R2 की, R2 इज इक्वल टू M1D अपान M1 प्लस M2, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, R1 और R2 यहाँ से आपको क्लियर हो चुका है। अब आई होप यहाँ पर आपको R1 या R2 की वैल्यू निकालने में कहीं कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। अब आइए डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि R1 और R2 की वैल्यू हमको मिल गई। R1 और R2 की वैल्यू आप डायरेक्टली इस फार्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो R1 की वैल्यू हमको ये मिली और R2 की वैल्यू मिल गई M1D अपान M1 प्लस M2, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां से अगर हम कंडीशन लगाएं केस फर्स्ट में अगर हम सपोज कर लें कि ये दोनों जो पार्टिकल थे M1 M2 थे, है ना, इनके बीच की डिस्टेंस हम D माने थे, ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट्स हम M1 और M2 की वैल्यू यहाँ पर सेम कंसीडर कर लें, सेम सपोज कर लें, इफ M1 इज इक्वल टू M2, तब यहाँ से आपको R1 की वैल्यू क्या मिलने वाली है? R1 की वैल्यू मिलने वाली है M2 अपान M2 प्लस M2। हमने क्या किया है, M1 के प्लेस पे M1 की वैल्यू M2 प्लेस कर दिया, तो यहाँ से R1 इज इक्वल टू M2 अपान M2 प्लस M2 इंटू D मिलेगा, ठीक है। तो R1 इज इक्वल टू, यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी M2 अपान 2M2, ठीक है, इंटू D। तो M2 से M2 कैंसिल हो गया, R1 इज इक्वल टू आपको क्या मिला, D/2, ठीक है। मतलब D के हाफ, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा, D हाफ डिस्टेंस पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा जब इन दोनों पार्टिकल्स का मास सेम, M1 और M2 जब सेम, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आइए देखते हैं हम नेक्स्ट केस सेकेंड। नेक्स्ट केस में डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से सपोज कर लें M1 इज ग्रेटर देन M2, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ से हमारा R1 और R2 की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले M1 इज ग्रेटर देन M2 से हमको देखेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे R1 की वैल्यू निकाले हो चाहे R2 की वैल्यू निकालते आप, तब भी आपको वैल्यू D/2 ही मिलती। पहले केस में ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर हम M1 इज इक्वल टू M2 प्लेस करते तो हमको R2 की वैल्यू भी D/2 ही मिलती, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, तभी आपका D/2 प्लस D/2 इज इक्वल टू D हो जाता। आइए देखते हैं हम M1 इज ग्रेटर देन M2 की केस में। तो M1 इज ग्रेटर देन M2 की केस में R1 इज इक्वल टू M2/M1 प्लस M2 इंटू D, ठीक है। इसमें अगर हम M1 इज ग्रेटर देन M2 कर देंगे तो मतलब M2 आपका लेस हो जाएगा, और M2 लेस हो जाएगा तो M2 को यहाँ से हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। M2 को यहाँ से नेग्लेक्ट करोगे तो R1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी M2/M1 इंटू D, ठीक है। और इसी कंडीशन को हम R2 के लिए लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो R2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा M1D अपान M1 प्लस M2, ठीक है। तो M1 इज ग्रेटर देन M2 की केस यहाँ पर अप्लाई करोगे तो M1 ग्रेटर होगा M2 से, ठीक है। तो R2 इज इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा M1D अपान, जब M1 ग्रेटर होगा तो यहाँ से हमने कंडीशन क्या लिया है,
m1 इज ग्रेटर देन m2। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आप m2 नेग्लेक्ट करोगे तो आपको मिलेगा m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा और r2 इज इक्वल टू आपको d मिलेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया है कि हमने इन दोनों फार्मूलों में r1 और r2 में m1 इज ग्रेटर देन m2 की केस अप्लाई किया है। तो m1 इज ग्रेटर देन m2 की केस में डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि r1 की वैल्यू रेशियो में आ रही है, मतलब r1 लेस देन r2। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हमको रिजल्ट यहाँ से क्या मिला, केस सेकंड से हमको रिजल्ट मिला, यहाँ पर हम नोट कर देते हैं। केस सेकंड से हमको मिला कि इफ m1 is greater than m2 then r1 लेस है, r1 is less than r2। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा पार्टिकल्स थे, ये हमारे पास पार्टिकल्स थे, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास घुमाने थे, ये डिस्टेंस आपका r1 था, ये डिस्टेंस आपका r2 था, टोटल डिस्टेंस ये d था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, r1 और r2, यहाँ से देखो r1 इज लेस देन r2, मतलब r1 लेस होगा। r1 लेस होने का मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास आपका r1 की ओर होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास आपका r1 के क्लोज होगा। r1 लेस होने का मतलब यहाँ से ये रिजल्ट मिलता है कि सेंटर ऑफ मास आपका इधर होगा, तभी r1 लेस होगा। तो मतलब यहाँ से दैट इज हमको रिजल्ट क्या मिला कि सेंटर ऑफ मास इज क्लोज टू द फर्स्ट पार्टिकल, या कह सकते हो m1 पार्टिकल जिसका मास m1, यहाँ फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट पार्टिकल। ठीक है, और यहां से अब आइए हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स केस थर्ड। केस थर्ड में अगर हम सपोज कर लें m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 इज ग्रेटर देन m1, तो m2 इज ग्रेटर देन m1 की केस में फिर से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, r1 इज इक्वल टू m2 d अपॉन m1 प्लस m2। यहां से m2 इज ग्रेटर देन m1 की केस में m1 को नेग्लेक्ट कर दोगे, तो यहां से आपको मिलेगा m2 बाई m2 इंटू d, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो r1 इज इक्वल टू मिलेगा आपको d। ठीक है, r2 की वैल्यू निकालो, तो r2 की वैल्यू यहां से निकालोगे, ये केस थर्ड है आपका, तो यहां से r2 की वैल्यू निकालो, तो r2 की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, m1 d अपॉन m1 प्लस m2। तो m2 इज ग्रेटर देन m1 यहां भी अप्लाई करोगे, तो m2 इज ग्रेटर देन m1 की केस में आपका m1 जो होगा नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो m1 नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो यहां से r2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी m1 अपॉन m2 इज ग्रेटर देन m1 की केस में m1 नेग्लेक्ट हो गया, तो अपॉन में m2 बचा इंटू d, तो m1 अपॉन m2 इंटू d हो गया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहां से हम देख सकते हैं कि r1 हमारा ग्रेटर है, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, और r2 में हम देख रहे हैं कि इसमें फ्रैक्शन टर्म है, मतलब इसकी वैल्यू स्मॉल आएगी, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से r2 इज इक्वल टू m1 बाई m2 इंटू d, इसका मतलब r1 इज ग्रेटर देन r2। r1 इज ग्रेटर देन r2 का मतलब क्या हुआ, r1 इज ग्रेटर देन r2 का मतलब r2 इज लेस देन r1। ठीक है, और r2 इज लेस देन r1 का मतलब जो सेंटर ऑफ मास होगा
वो किसके क्लोज होगा, M2 के क्लोज होगा सेकेंड पार्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम रिजल्ट कर सकते हैं इन थर्ड केस दैट इज द सेंटर ऑफ मास is close to the second particle। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप यहाँ पर आपको सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स का पोजीशन, सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम इसमें एक और एग्जांपल आपके फ्रंट में एक्सप्लेन करते हैं। बहुत ही इजी है आपका ये एग्जांपल, ध्यान देंगे, ध्यान से यहाँ पर देखेंगे कि इसके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल में डियर स्टूडेंट्स हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास M1 1 kg है, M2 3 kg, X1 0 है और X2 3 मीटर। ठीक है, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारा M1 मान लेते हैं, ये हमारा M2 मान लेते हैं और इनके बीच की डिस्टेंस हम x मान लेते हैं। ठीक है, और ये x इज इक्वल टू 0 गिवन है। यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल टू x पर और x इज इक्वल टू हमको 3 गिवन। ठीक है, ये हम R1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और ये हम R2 सपोज कर लेते हैं और R1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, R1 की वैल्यू यहाँ से x हो जाएगी और R2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये आपका 3 गिवन है। ठीक है, और इसको आप x मान चुके हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 3 हो जाएगी। यहाँ हमने इसको R1 मान लिया है, इसको R2 मान लिया है और ये इस डिस्टेंस को हमने x मान लिया। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आप x इसको कंप्लीटली ना मानो, यहाँ से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर x मानने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम इस वैल्यू को अगर x मान लेते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आइए हम अपना फार्मूला लगाते हैं, R1 बाई R2 इज इक्वल टू M2 बाई M1 या M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। तो यहाँ से M1 आपका 1 kg हमने सपोज किया है और M2 आपका 3 kg सपोज किया है हमने। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इस फार्मूले के हेल्प से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो तो M1 आपका 1 है, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू x है, M2 की वैल्यू 3 है और R2 की वैल्यू 3 माइनस x है। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 9 माइनस 3x हो गया। ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू यहाँ से 9 हो गया और x इज इक्वल टू 9 बाई 4 हो गया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपका सेंटर ऑफ मास x इज इक्वल टू 9 बाई 4 हो गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पोजीशन पता चल गया कि सेंटर ऑफ मास x इज इक्वल टू 9 बाई 4 या सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। अब अपकमिंग लेक्चर्स में हम आपका सेंटर ऑफ मास क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स और सेकेंड टाइप जिसमें आप मेनी लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।